डंका इन्होंने बजाया विश्व गुरु। लेकिन आज हमारा देश विश्व गुरु किसमें है? लोन लेने में, कर्ज में। वो व्यक्ति एक जाहिल व्यक्ति, जो उसके अंदर की सोच है, जाहिलियत की सोच है, घरेलू हिंसा करता है और अपने आप को दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाकर घूमता है और करोड़ों रुपए लूटता है, तो वो एक मनोवादी लुटेरा और फ्रॉड व्यक्ति है। यहाँ पर नेटवर्किंग से काम चलता है, यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को फायदा होता है। आज भी यूनिवर्सिटियों में बहुजन समाज कहाँ है? धर्म के चोले के पीछे आज इस देश में कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है, सब कुछ ठीक है। ये तानाशाही जो व्यवस्था पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, सदन हमसे छीन लिया गया, विश्वविद्यालय हमसे छीने जा रहे हैं, हम उस सड़क पर भी प्रतिरोध ना कर पाए, उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान है कंचना यादव, जो लगातार मुखर होकर बहुजन मुद्दों पर आवाज उठाती हैं और आरजेडी से स्पोक पर्सन भी हैं और पीएचडी की स्कॉलर भी हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, पहला सवाल तो आपसे यही है, चूंकि आप स्कॉलर भी हैं और स्पोक पर्सन भी हैं आरजेडी की, शूद्रों को पावर नहीं देनी चाहिए। ये अभी विवेक बिंद्रा, जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, बिजनेस मोटिवेशनल भी हैं, वो लगातार लोगों को बिजनेस मॉडल के बारे में समझाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? अगर विवेक बिंद्रा के बारे में बोले तो कई सारे शब्द उन पे कहना जायज है। पहला कि वो एक मनुवादी ठग है। मनुवादी ठग ऐसे कि जो व्यक्ति का डिग्री, पीएचडी का डिग्री सामने डॉक्टर लगाता है, वो पता चला है कि श्रीलंका से लिया है, और श्रीलंका से वो कोर्स नहीं किया है बल्कि उसको डिग्री को खरीदा है। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलना, ऐसा लगता है कि पूरा है ना दीवार फाड़ देंगे। और इस तरीके से अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर सोशल मीडिया का यूज करके बना, और उस पे वो सोशल मीडिया के जरिए अपना कोर्स बनाता है और कहता है कि 10 दिन में आप एमबीए करें। 10 दिन में एमबीए कोई कैसे कर सकता है? और उस कोर्स को वो बेचता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम डिक्लाइन होता जा रहा है, वैसे में जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, जो वो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे या किसी नौकरी में कर रहे हैं ताकि पारिवारिक स्थिति को संभाल सके, वो उस कोर्स को खरीदते हैं और ऐसे में वो लाखों और करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है। वो व्यक्ति एक जाहिल व्यक्ति, जो उसके अंदर की सोच है, जाहिलियत की सोच है, कि ललन टॉप में आकर उसको बुलाया जाता है और वहां पर कहता है कि जो वर्ण व्यवस्था है, कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसको शासन करना चाहिए, जो शूद्र है उनको सबकी सेवा करना चाहिए। आप सोचिए कि उस वर्ण व्यवस्था से, जिससे हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं, जिसके खिलाफ बाबा साहब बी आर अम्बेडकर और पेरियार जैसे लोग, इवन ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने लड़ा, तो उस सिस्टम को, उस मनोवाद सिस्टम को खत्म किया जाए और देश संविधान पे चला, उस वह व्यक्ति उसी संविधान को खत्म करके मनोवाद को लागू करने की बात कर रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि पूरा सोशल मीडिया पे जब वो वायरल होता है, तब जाकर उसकी पत्नी का केस सामने आता है। मतलब अगर पहले से वो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता, तो शायद अन्य औरतों की तरह वो औरत भी अपने उस पीड़ा को, अपने उस मार को दबा कर रखती। लेकिन उसको मालूम चल गया कि मेरे पास अब सपोर्ट है, लोग आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। अगर मैं अपनी बात यहाँ पर बयान करूंगी, सोचिए कि 6 को शादी हुई और 14 को उसके खिलाफ एफआईआर उसका भाई करता है, लेकिन बात कब सामने आती है? जब वो इंटरव्यू देता है कि शूद्रों को जो है वो लीडर नहीं बनना चाहिए। तो एक जो सामंती सोच है, जो मनोवादी सोच है, वो हर एंगल से अगर कोई उदाहरण आपको पेश करना है, तो वो विवेक बिंद्रा का एग्जाम्पल पेश कर दीजिए। आपको दिख जाएगा कि एक मनोवादी व्यक्ति कैसे इस तरीके से प्रतिसत्तात्मक जो सोच है उसका वाहक होता है, महिला विरोधी होता है और घरेलू हिंसा करता है, घरेलू हिंसा करता है, और अपने आप को दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाकर घूमता है और करोड़ों रुपए लूटता है। इसके लिए एक ही शब्द है कि वो एक मनोवादी लुटेरा और फ्रॉड व्यक्ति है। आपने जी। मनुवाद की बात की और चूंकि पितृसत्ता की आप बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को पीटा। वो तो मनुस्मृति के आधार पे, जो व्यक्ति मनुस्मृति को मानेगा वो तो नॉर्मल सी बात है, मनुस्मृति की व्यवस्था को भी मानेगा। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत कहाँ से आती है? खुले मंचों पे ये इस तरीके से बयानबाजी देते हैं, जबकि डेमोक्रेसी कंट्री है, संविधान है, इसके बाद भी ये वर्ण व्यवस्था को सरेआम बता रहे हैं।
देखिए इसमें कई सारी चीजें जो है लिंक है। एक एक जो सबसे पहली बात है, जैसे अभी सरकार ने एक बिल पेश किया, और उस बिल में यह है कि जो यूट्यूब पर सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकार बनते हैं, उनको पत्रकार बनने के लिए अब गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेकिन ये इस बिल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया वाले जो है, यूट्यूब वाले बहुत अच्छा जो पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। इस बिल की जरूरत थी कि विवेक बिंद्रा जैसे जो लुटेरे पैदा होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए ये बिल आनी चाहिए थी। लेकिन बिल यहाँ पर उल्टा आता है। तो हम देखते हैं कि आप सोचिए ना कि यहाँ पर इलेक्शन होता है हमारे देश में, और इलेक्शन के लास्ट जब तक काउंटिंग नहीं होती, ईडी सीबीआई जो है बीजेपी के जो अगेंस्ट खड़ा होता है उसके खिलाफ लग जाती है, पुलिस लग जाती है। विवेक बिंद्रा यही नोएडा में था, उसका वीडियो जो है पूरा वायरल हुआ है सब कुछ, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि वो सत्ता के संरक्षण में है। एक एक वीडियो जारी होता है जिसमें उनकी पत्नी जो है पूरा दिखाती है कि कितना मारा है, हाथ में चोट लग गया है, पैर में चोट लग गया है। इस सब के बावजूद भी एक व्यक्ति जो कहता है कि शूद्र को लीडर नहीं बनना चाहिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, इस सब को देखते हुए भी सबसे पहले उस विवेक बिंद्रा को अरेस्ट करना चाहिए था दिल्ली पुलिस को द्वारा। लेकिन अभी भी उसका कहीं अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। एफआईआर हुआ है, वो भी पत्नी के साथ जो हिंसा किया उसको लेकर एफआईआर हुआ है। एफआईआर इसलिए नहीं हुआ है कि शूद्रों को लीडर नहीं बनना चाहिए, वो यह ज्ञान दे रहा था। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिला हुआ है, और आपका उन कहने का लोगों से मतलब है संरक्षण मिला हुआ। आपका कहने का मतलब है कि उनको संरक्षण जो मिल रहा है वो सत्ता की वजह से मिल रहा है, और उनकी जो एफआईआर हुई है वो पत्नी के बेस पर हुई है, ना कि जाति के बेस पर। जी जी, जो एफआईआर जो हुई है, उनकी पत्नी की जो भाई है, वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन पे गया और उसने तहरीर दी कि हमारी बहन को मारता है। तो पत्नी के केस में एफआईआर हुआ है, लेकिन एफआईआर इस केस में नहीं हुआ है कि वो सीधे बोल रहा है कि इस देश के शूद्रों को सत्ता में नहीं आना चाहिए, उनको सत्ता नहीं देना चाहिए। तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो लोग जो पूरा इस सिस्टम के व्यवस्था के पीछे हैं, वो मनोवाद लोग जो सत्ता पे काबिज हमेशा रहना चाहते हैं, उसका संरक्षण मिला हुआ है। नहीं तो आप सोचिए ना कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और कुछ भी ज्ञान देता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो कैसे नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है, ये पूछने के लिए सवाल है। जी। मैम, और रही बात उनके जी 21 जी मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और चूंकि वो खुद बोल रहे हैं कि बहुजनों में मेरिट नहीं होती है, बहुजन डॉक्टर बन जाते हैं, कहीं पेट में कैंची छोड़ देते हैं, कहीं कॉटन छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग आरक्षण के बेस पर आगे आते हैं। देखिए, जब मनोवाद सत्ता पे काबिज होना चाहता है और लंबे समय तक रहना चाहता है, तो उसका सिर्फ एक मकसद होता है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है उसको मूर्ख बनाओ। और उसको मूर्ख तभी वो बना सकते हैं जब उसको पढ़ने नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि अगर सबसे पहला हमारा जो कहीं पर कुछ करना चाहिए, हमारे लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। जब हम शिक्षित होंगे तो हम खुद ही पाखंडी लोगों में भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इस समय जो देश पर मनुवादी व्यवस्था पूरी तरीके से लागू होने की कोशिश की जा रही है, लागू करने की कोशिश की जा रही है, वो इस देश की बड़ी जनता, जो शूद्र समाज, जो पिछड़े समाज से, जो दलित समाज से आते हैं, ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिसमें वो सुटेबल अपने आप को नहीं फील कर पाते। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, जो स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब कुछ, तो वहां पर जब स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे, जब एजुकेशन नहीं हो पाएगा, जब अनएजुकेटेड रहेंगे, बेरोजगारी चरम पे रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी, खाली रहेंगे, तो उनके पास क्या बचता है? फोन आ गया है चाइना का, सस्ता फोन है, उसमें यूट्यूब खोलते हैं और डिप्रेशन में है, परेशान है, नौकरी नहीं है, हताश है, तो उसमें मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढते हैं जो कम से कम घंटे 2 घंटे बातों को सुनकर वो मोटिवेट रहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है ये व्यक्ति जो हमें मोटिवेट कर रहा है दरअसल एक क्रिमिनल है, उसके अंदर एक क्रिमिनल पर्सनालिटी है, जो घर पर मारपीट करता है, जो पत्नी को मारता है, जो अपने माँ को मारता है, और जो लाखों करोड़ों बस लूट रहा है। तो एक एक हमारे एजुकेशन सिस्टम, एक जो फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, और एक जो गिरोह है मनुवाद का, जो व्यवस्था पूरी तरीके से व्यवस्था पे काबिज है, इन सब का जो है मिली भगत है कि ये जो बीच के लोग हैं, जो जो अनएजुकेटेड रह गए हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं कहीं, उनको मूर्ख बनाते रहो। ये मोटिवेशनल स्पीकर इनको यूज करके सत्ता को फायदा पहुंचाते हैं, और सत्ता जो है फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स को, इन सबको संरक्षण देती है। तो ये पूरी तरीके से मिली भगत नहीं होती, तब तक विवेक बिंद्रा जेल में होता। लेकिन नहीं है, कहीं नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ।
जी, आपने एजुकेशन सिस्टम पे सवाल किया, एजुकेशन सिस्टम पे आप सवाल खड़ा कर रही हैं। कहाँ, मतलब एजुकेशन सिस्टम कहाँ बुरा है? मतलब जिसके अंदर टैलेंट है वो ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो ही रहा है। अब आप सही कह रही हैं। इसका एक उदाहरण, दो उदाहरण मैं देती हूँ, फिर आप जो है आपका सवाल ही बदल जाएगा कि जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी किसका सिलेक्शन हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। मेरिट, खासकर बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो सत्ता से हाँ में हाँ नहीं मिलाते, जी हुजूरी नहीं करते, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर किसी का हुआ भी है, पहले से अडॉप्ट पे रहे हैं, तो उनको निकाल दिया जा रहा है। आप वहां पर खुलेआम देख सकती हैं। आरएसएस का है, आरएसएस से आता है, भले उसकी मास्टर डिग्री कंप्लीट जस्ट हुई हो, पीएचडी नहीं हुआ हो, कोई क्वालिटी नहीं हो, लेकिन उनका वहां पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस समय जीता जागता उदाहरण है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आती हूँ। हर साल यहाँ पीएचडी का एडमिशन होता है, जब इंटरव्यू होता है, तो अगर 30 नंबर के इंटरव्यू में जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं उनको 1 2 3 नंबर दे दिया जाता है और उनको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। तो जी आप सोचिए कि आप किस मेरिट की बात कोई कर रहा है। यहाँ पर इंडिया में मेरिट थी कब? यहाँ पर प्रिविलेज लोग, यहाँ पर नेटवर्किंग से काम चलता है, यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को फायदा होता है। यहाँ पर जिनके लोग सदियों से, 5,000 साल पहले से बैठे हुए हैं, वो अपने लोग को खींच कर लेकर आते हैं। यहाँ पर बहुजन को कौन सा स्पेस मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आजादी के 75 साल 70 साल में क्या हुआ, ये लोग कहते ही है। तो हमारा भी एक सवाल है कि आजादी के 75 साल बाद आज भी यूनिवर्सिटियों में बहुजन समाज कहाँ है? फैकल्टी पूरे देश भर के जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर 1 2% जो बस ओबीसी एससी एसटी के प्रोफेसर है, कहाँ है? आजादी के 75 साल बाद। और कुछ सवाल नहीं, बल्कि ये सवाल पूछना चाहिए कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी एससी एसटी ए ग्रेड की नौकरियों में इस वक्त कहाँ है? कितने हैं आईएएस ऑफिसर, कितने हैं आईपीएस ऑफिसर? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, जी, किसी के पास कोई आप जवाब आप नहीं है। पीएचडी जी। स्कॉलर हैं और चूंकि आप आरजेडी पार्टी से स्पोक पर्सन भी हैं, तमाम चुनौतियां स्टूडेंट की, विद्यार्थी के जीवन में आती हैं। आज वो कैसे कमियां पूरी होंगी? क्योंकि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक बड़ा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का जो एक बड़ा स्पेस है, वहां पर भी विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का कब्जा होता जा रहा है। कैसे फाइट कर पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे जो अहम सवाल है, सबसे इसको फाइट हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जनता जागरूक होगी। जनता जागरूक तब होगी जब हमारी जनता पढ़ेगी और उनको प्रॉपर उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जो ओबीसी एससी एसटी पॉपुलेशन है, जो बहुजन समाज है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए आज समय की मांग है कि कास्ट सेंसस हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार, उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाए और जितने जल्दी हो सके ये काम कर लिया जाए। अदरवाइज हम गिनते रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, हम कहेंगे आजादी के हम 100वां साल मना रहे हैं, लेकिन 100वें साल में क्या होगा कि 5,000 साल पहले जो ओबीसी एससी एसटी बहुजन समाज का जो रूप था, जो स्वरूप था, जो स्थिति थी, जो एक सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन था, और 100 साल बाद हम मनाएंगे यही। अमृत महोत्सव भी मनाया गया, पता नहीं तब उस समय क्या नाम रखा जाएगा, हम इसको अभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। लेकिन इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बहुजन समाज की अगर भागीदारी आरक्षण को बढ़ाकर, कास्ट सेंसस को कराकर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं बढ़ाई गई, तो 100 साल मना लो या 200 साल मना लो, इस देश की सबसे बड़ी आबादी अभी भी पिछड़ी है और पिछड़ी ही रह जाएगी। जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेके। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वोच्च, तो क्या करोगे आप लोग पढ़कर? एसटी एससी माइनॉरिटी को तो गटर साफ करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। क्या करोगे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाकर? बहुजनों को अगर पढ़ने दिया जाएगा तो वो ब्राह्मण पे ही सवाल करेगा, ब्राह्मणवाद पे सवाल करेगा। देखिए निधि जी, मुझे सुनकर बहुत हैरानी इस बात से हुई कि वह व्यक्ति पहले डीजीपी रह चुका है और बिहार में। मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई, और इस बात से भी हो रही है कि पूरे अपने कार्यकाल में वो उसका जब से प्रमोशन हुआ वहां तक आया होगा, वो जितने भी केसेस सॉल्व किया होगा वो किसके पक्ष में सॉल्व किया होगा। इस बात पे भी मुझे बहुत है कि हो सके अगर वो ब्राह्मणों के पक्ष में ही सॉल्व किया होगा। जिस तरीके से वो बोल रहा है, मनुवादी व्यवस्था, मनुवाद जो कहता है कि ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च है, और उसमें स्त्रियों की जो जगह बताई गई है ना, कि पहले पति के, फिर पिता के, फिर पति के, फिर बेटे के संरक्षण में ही
ही लड़कियां रहेंगी, औरतें रहेंगी। इस सारी व्यवस्था को वो व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी भाषा को बोलने वाले लोग इस सभ्य समाज में, जिसको हम देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, वो ऐसे बोल रहा है, धर्म का चोला ओढ़ लिया है, और धर्म के चोले के पीछे आज इस देश में कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो कुछ बोल दे क्योंकि वो धर्म का चोला ओढ़ लिया है, सब ठीक है, चाहे वो गुप्तेश्वर पांडे हो कुछ भी बोल दे, सब ठीक है। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ब्राह्मण कुछ भी कर दे। अभी हमने देखा, क्या देखा, मध्य प्रदेश में एक एसटी लड़के के ऊपर, एक एसटी व्यक्ति के ऊपर कैसे वहां का एक शुक्ला नाम का व्यक्ति था, पेशाब करता है। ये मतलब उसको आप जायज समझा रहे हो, उसको आप कह रहे हो कि अगर एक ब्राह्मण है तो किसी दूसरे, किसी ओबीसी एससी एसटी समाज के व्यक्ति पर पेशाब भी कर सकता है, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसका अधिकार है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। आप भी इसी समाज में पैदा हुए हो, आप भी एक मदर से पैदा हुए हो, एससी एसटी ओबीसी का समाज भी एक मदर से पैदा हुआ है, इसी समाज का भाग है। ब्राह्मण कैसे हो गए, ब्राह्मण कैसे भगवान का स्वरूप हो गए? भगवान भी अगर बोले ऐसा कहीं होगा, हालांकि वो डिस्कशन और डिबेट का विषय है, उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहा है कि आप कुछ भी कर ले, ब्राह्मण, ब्राह्मण रेपिस्ट हो, ब्राह्मण अत्याचारी हो, ब्राह्मण बलात्कारी हो, ब्राह्मण कुछ भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, उस पर कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए, उसको जेल नहीं होना चाहिए। कहाँ, कौन सी कानून, कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये? ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए तो सिर्फ जेल में होनी चाहिए। बहुजन जी। महिलाओं की दशा और दिशा आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यहाँ पर तो देखा जा रहा है कि विवेक बिंद्रा की पत्नी को ही जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, वो घर में पिट रही हैं, पितृसत्ता की विचारधारा इस तरीके से थोपी गई है। बहुजन महिलाओं के साथ तो जाति के आधार पे भी और जेंडर के आधार पे भी इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती होंगी। देखिए, आपने बहुजन महिलाओं की बात की है तो मैं एक एक बहुत अभी रिसेंट में बिल आया था, महिला आरक्षण बिल, मैं उस पर जाना चाहूंगी। जब महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था तो इस देश की जो तथाकथित सवर्ण महिलाएं हैं, जो प्रिविलेज हैं पहले से ही, उन्होंने खुलकर विरोध किया कि ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, जो एससी एसटी को आरक्षण मिला है, वो आरक्षण मिला नहीं है, दरअसल जो पहले से ही आरक्षण था उसी में सीटें जो है उनको अलग से फिक्स कर दी गई हैं। तो हम इस पर, हमें सच में सवाल करना चाहिए क्या? अगर हम देखें हमारे देश में मोर देन 90% जो गवर्नमेंट जॉब है, ए ग्रेड का गवर्नमेंट जॉब है, वो किस, उसमें कौन है? उसमें अपर कास्ट है। तो उनके परिवार की महिलाएं, क्या उन परिवार की महिलाओं का सामना कर सकती हैं, उनके साथ दोनों कंपटीशन में साथ लड़ सकती हैं, जो एक लेबर की तरह काम करती है, जो कभी कॉलेज नहीं जा पाई, जिसके पास इकोनॉमिक जो है व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? क्या वो दोनों महिलाएं एक दूसरे से कंपटीशन कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। अगर दोनों महिलाएं साथ में सामने आकर लड़ेंगी तो डेफिनेटली जो गरीब समाज से महिला आती है, जो बैकवर्ड समाज से महिला आती है, बहुजन समाज से आती है, वो हार जाएगी, क्योंकि मीडिया के पास, उसके पास मीडिया नहीं है, उसके पास बोलने का स्किल नहीं सीख पाई, लेकिन इतना जरूर जानती है कि उसकी समस्या क्या है। इसीलिए कोटा विद इन कोटा की बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं वही ना कि ये भी महिला आरक्षण बिल एक तरीके से जो पार्लियामेंट है उसका सवर्णीकरण करने के लिए लेकर आया गया है, ताकि पार्लियामेंट में पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सवर्ण बैठे। ये भी मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी लोग का एक चाल है। और आप जब कह रही थी कि बहुजन समाज की महिलाओं के साथ एक साथ कई मार होता है, भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो हमारे समाज के पुरुष है, वो हमको मारते ही हैं। प्रतिसत्ता जो है वो सारे समाज में है। अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि पैट्रियार्की जो है वो अपर कास्ट के लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी हर चीज उनकी डिग्निटी से जुड़ी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास गरीबी की मार है, हमारे पास बेरोजगारी की मार है, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ हमारे समाज की महिलाएं जो हैं, वो अपर कास्ट के जो पुरुष हैं, जो जिस नजर से देखते हैं, उनकी मार है, जातिवादी की मार है। हमारी लड़ाई तो चारों तरफ से है, और उनकी लड़ाई एक है, प्रतिसत्तात्मक सोच, पैट्रियार्की उनकी एक लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई चारों दिशाओं में है। हमारी तुलना उनसे की ही नहीं जा सकती। इसलिए महिला आरक्षण बिल में अगर किसी को जरूरत थी आरक्षण देने की, तो वो बहुजन समाज की महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत थी, ना कि सवर्ण समाज की महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत थी। जी। जी। विवेक बिंद्रा जैसे और डीजीपी जो
गुप्तेश्वर हैं, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, और जबकि विपक्ष को भी संसद से बाहर निकाल दिया गया है, तो आपके हक अधिकार कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? अब क्या करने की जरूरत है बहुजन समाज को? क्योंकि अगर बहुजन समाज के प्रोफेसर की बात करो, वो कॉलेज से निकाले जा रहे हैं, विपक्ष नेताओं की बात करें, वो संसद से निकाले जा रहे हैं, और आम जनता की तो कोई कार्रवाई नहीं सुनता, न कार्रवाई होती है उन पर। हमारे पास ले देकर कुछ बचा है अभी तो सड़क। सदन हमसे छीन लिया गया, विश्वविद्यालय हमसे छीने जा रहे हैं, हमसे सब कुछ, सारी व्यवस्था हमसे छीनी जा रही है। हम हमें बेरोजगार करके रखा जा रहा है ताकि हम उनके 5 किलो राशन जो वो देते हैं उस पर डिपेंडेंट रहें। तो ले देकर हमारे पास जो बचा है वो सड़क। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि हम उस सड़क पर भी प्रतिरोध ना कर पाए, उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है और इसकी शुरुआत हो गई है। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बिल आया है, मतलब एक मेमोरेंडम आया है, उसके अनुसार आप जेएनयू में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और उसमें जो चलाया जा रहा है वो बहुत हाफ दिखाया जा रहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको 20,000 की फाइन लगेगी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर। दरअसल यहाँ पर कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि आप एकेडमिक बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ना पोस्टर लगा सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप किसी स्टाफ के घर के बाहर, फैकल्टी के घर के बाहर कहीं नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हर जगह पर जेएनयू में जगह जगह पर ये सारे एकेडमिक बिल्डिंग, स्टाफ घर, ये सारे हैं। तो इसका कंप्लीटली मीनिंग है कि आप कहीं नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। एक लाइन में इन्हें लिखना था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इन्हें मालूम है कि जैसे 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जेएनयू से एक आवाज उठेगी, प्रोटेस्ट होगा, वो शायद गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। इसलिए इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से किया? जेएनयू से किया कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर 8,000 जिनको फेलोशिप मिलता है महीने का, वो 20,000 का फाइन कहाँ से दे पाएगा? ऐसा ये आरोप पूरी लगाया तरीके से जाता है कि प्लानिंग है। जेएनयू के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई कम, राजनीति ज्यादा करते हैं, और वो तमाम तरीके के जनता को उकसाने की कोशिश करते हैं। अगर जेएनयू के स्टूडेंट पढ़ाई कम, राजनीति ज्यादा करते हैं, तो सरकार ही हर साल रैंकिंग कराती है यूनिवर्सिटियों की, और उस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी जेएनयू ही सबसे टॉप पर क्यों आता है? आखिर में जेएनयू जो है वो सरकार के खिलाफ बोलता है, और इनके अनुसार जेएनयू के लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ नेतागिरी करते हैं। तो आखिर में सरकार ही रैंकिंग कराती है, क्यों नहीं सबसे बॉटम पे रख देती? इसका मतलब है कि सरकार चाह के भी बॉटम पर नहीं रख पाती है, क्योंकि जेएनयू का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और दुनिया में जब यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है 500 यूनिवर्सिटियों की, तो उसमें जेएनयू का नाम आता है। तो आप नहीं हटा सकते, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जेएनयू अपने एकेडमिक करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है, और जो काम करता है लगातार करता रहेगा। लेकिन उसको भी पूरी तरीके से ये तानाशाही जो व्यवस्था पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसका जो प्रैक्टिकल ग्राउंड है जेएनयू को बना दिया गया है। जेएनयू में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो नेक्स्ट टाइम पर ये कह देंगे कि आप पूरे देश भर में कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और इसके लिए बिल लाकर ये पास कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? ले देकर हमारे पास सड़क बची है, वो भी हमसे छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं। जी। क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं और तमाम मुद्दों को बारीकियों से देखती भी हैं, बोलती भी हैं, क्या कहेंगी? क्योंकि विवेक बिंद्रा जैसे सामाजिक अपराध को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखें तो हर स्तर पे इस तरीके के न जाने कितने विवेक बिंद्रा बैठे हैं। तो कैसे फाइट करे बहुजन समाज? जी देखिए, एक जो कहते हैं ना कि शेर के खाल में भेड़िए छुपे हैं, विवेक बिंद्रा वो हैं। और ऐसे बहुत हैं जो शेर के खाल में अंदर भेड़िए छिपे हुए हैं। इसका देखिए, सरकार को इनसे फायदा होता है, ये भीड़ बनाते हैं, ये लोगों को बनाते हैं, फिर उसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आप करंट सरकार से मिलती जुलती हो, लोगों के दिमाग को बदलते हैं, तो सरकार को फायदा है। सरकार इनके ऊपर एक्शन लेने में देरी क्यों कर रही है? सबसे पहली सवाल। और जो सोल्यूशन है कि जनता, लोग बाइकआउट करें, लोग ऐसे चैनलों को देखने से बाइकआउट करें। लोगों को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग फ्रॉड हैं, इनको देखकर ना आपको 10 दिन में एमबीए की डिग्री मिलेगी और ना ही आप करोड़पति बन पाओगे, ये सारे के सारे फ्रॉड लोग हैं। और आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, आप बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलो, ज्योतिबा फूले जी के बताए हुए मार्ग पर चलो, वही एक हमारे लिए रास्ता है। आज के मोटिवेशनल स्पीकर और जो विश्व गुरु का डंका पति हैं, उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारी और आपकी इकोनॉमिक स्थिति नहीं सही होगी तो कोई कुछ आपको मदद करने नहीं आएगा। आप डिप्रेशन में रहोगे, आप दुख में रहोगे, और आप यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर ढूंढते रहोगे।
जी, आखिरी जी। मैसेज आप क्या देना चाहेंगी बहुजन समाज को, बहुजन समाज की महिलाओं को और देश के यूथ को, क्योंकि यूथ को सबसे ज्यादा मोटिवेट होने की जरूरत है। और जिस तरीके से 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे तो लगता है कि इस घटना के बाद पूरा युवा हताश जरूर हुआ होगा। हाँ, विवेक बिंद्रा को देखने वाले हताश, मैं नहीं मानती कि पूरा युवा होगा हुआ होगा। वो लोग जो पूरी तरीके से मनुवादी बन चुके होंगे, जो बदल चुके होंगे, वो हताश नहीं होंगे। आज तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल जो है विवेक बिंद्रा के सपोर्ट में आने लगेंगे वो। हमने एग्जाम्पल देखा, एलविस यादव का एग्जाम्पल देखा, आपने भी देखा होगा कि क्या नहीं, वो यूट्यूब चैनल पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंसर के नाम पर कुछ भी बोलता है, लेकिन धर्म के आड़ में उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, हिंदुत्व का वो चेहरा बन जाता है। जी। आपने देखा मनीष कश्यप को बिहार में कि जी। यूट्यूब चैनल पे फर्जी वीडियो बनाता है, आज तो वो जेल से भी रिहा हो गया। और जब रिहा हो रहा था तो भीड़ जो है उसके समर्थन में जा रही थी, उसको स्वागत करने जा रही थी। तो हम देखते हैं कि एक जो बड़ी हमारी सोसाइटी में एक जो बड़ा चंक है, वो पूरी तरीके से प्रॉपर एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन ना होने के कारण, ना मिल पाने के कारण, वो ऐसे लोगों से पूरी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है, वो मैनिपुलेट हो चुका है। उसको समझने में वक्त लगेगा। हमारे पास एक ही उपाय है, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दिया हुआ संविधान, अच्छी शिक्षा, जो हमें ज्योतिबा फूले जी ने, माता सावित्रीबाई फूले जी ने कहा था, वही एक मार्ग है जो हमें बदल सकती है। और जो थर्ड मार्ग है कि सत्ता में जो मनुवादी व्यवस्था है, उसको हम जब तक खत्म नहीं करेंगे, अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां किस हद तक जाएंगी, किस हद तक पागलपन से गुजरेंगी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जी, जी। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगी नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से? नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के यूथ और युवा को कहना चाहूंगी कि इस देश में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, बड़े सपने दिखाकर आपको मैनिपुलेट करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ अच्छी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था और नौकरी और यही सब, आप बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए, आप नौकरी पर ध्यान दीजिए, आप देखिए कि आपके पास क्या है, आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए, आप अपनी इकोनॉमिक स्थिति देखिए और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देखिए। और अगर आप भटकते रहेंगे तो भटकाने वाले इस देश में बहुत हैं, आपको लूटने वाले बहुत हैं, आपके घर में ही घुसकर आपको किस तरीके से लूट लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से बहुत बच कर रहिए, संभल कर आपने रहिए और एजुकेट होइए। भटकाने की बात कही, तो भारतीय मीडिया पे सवाल ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो भारतीय मीडिया की भागीदारी को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें लड़ना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोगों के पास ना टीवी है ना अखबार है, आप तो सोशल मीडिया पर भी सरकार जो है तमाम तरीके के रूल्स रेगुलेशन लेकर आ रही है। जी, देखिए भारतीय मीडिया में एक आपका भी चैनल आता है, तो सारे मीडिया को हम गाली नहीं दे सकते। एक अगर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी खुलकर अगर यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर अगर पत्रकारिता कर रहा है, तो वो भारतीय मीडिया का एक पार्ट है। उसको इज्जत देनी पड़ेगी समाज में, क्योंकि वो स्वतंत्र काम कर रहा है और उसका काम जो है वो किसी से मैनिपुलेटेड नहीं है, बायस्ड नहीं है, सरकार का और इस देश का जो हकीकत है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ, जो एक स्पेशल चंक है जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, उस मीडिया को कितना भी अगर बुरा कहा जाए तो कम ही होगा, इस सेंस में कि हमें लगता है आज नहीं तो कल किसी दौर में ये होगा कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो गोदी मीडिया क्या कर रही थी। तो वो जवाब में उसकी यही आएगा कि जब यह देश बर्बाद हो रहा था तो गोदी मीडिया साथ दे रही थी देश के बर्बाद होने में, गोदी मीडिया का फुल सपोर्ट था इस देश को बर्बाद करने में। ये लोग क्या करेंगे, अपना घर भर लेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, उसका इनॉग्रेशन भी होगा। आप एक दो अभी रिसेंटली देखी होंगी कि घर बन रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो इनके पास ये अपना घर भर लेंगे। लेकिन ये अपनी सोच से, मनुवाद सोच को जिस तरीके से दिन रात प्रचारित करते हैं, झूठ को प्रसारित करते हैं, आपने देखा कि डंका इन्होंने बजाया विश्व गुरु, लेकिन आज हमारा देश विश्व गुरु किसमें है, लोन लेने में, कर्ज में। हमारी जीडीपी के 100% तक हमारा लोन हो गया है। आईएमएफ ने भी ये कह दिया है कि अगर इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो इसके जीडीपी का न जाने कितना गुना लोन होगा। आज आप वहां पर बैठी, हम यहाँ पर बैठे हैं, पर व्यक्ति, हर व्यक्ति पर 1,40,000 का कर्ज है। हमें नहीं मालूम, हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हम पे कर्ज है 1,40,000 और हमारे खाते में नहीं है वो पैसे। वो पैसे गए कहाँ?
अगर हमारे ऊपर कर्ज है तो हमारे पर गवर्नमेंट ने 1,40,000 लगाए, कहाँ पर नहीं लगाए। इसका मतलब है कि हमारे ये तो विपक्षी नेताओं की चाल है। अब तो 24 में मोदी सरकार आ रही है, तो तमाम तरीके के इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपना रहा है विपक्ष। ये चाल अगर आप कह रही हैं तो मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है। समस्या ये है कि जो हकीकत है उस पर हम बात नहीं करते हैं। यहीं पर प्रॉमिस किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे 2014 में। पूरे 9 साल हो गए, 10वां साल हो रहा है, अब तक मिलना चाहिए था 18 करोड़। लेकिन अभी जो सर्वे आया है उसके अनुसार सिर्फ इतने सालों में 7 लाख नौकरी मिली है। परसेंटेज निकालो आप कि इनका जितना वादा था और जितना मिला है उसका 0.003%, मतलब 3% भी नहीं, 0.003%। इस देश में बेरोजगारी आप भी देख रहे हो, महंगाई आप भी देख रहे हो। कर्ज का हमने नहीं कहा, अगर कोई और कहता तो ये कहते झूठ बोल रहे हैं। मॉनेटरी फंड ने कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, उसको तो स्मृति ईरानी नहीं झुठला सकती। आखिर में जब आया कि इंडिया जो है हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वें नंबर पर है, स्मृति ईरानी ने कहा कि हम उसको मानते ही नहीं, हो फ्रॉड है, वो झूठ है, इंडिया को बदनाम करने के लिए किया गया है। तो क्या आईएमएफ ने भी यही किया? क्या आईएमएफ को भी इंडिया से दुश्मनी है कि जो इंडिया को बदनाम करने के लिए कहेगा? तो ये सब बकवास है, फर्जी है। देश की हकीकत को उससे छुपाया जा रहा है, नहीं दिखाया जा रहा है, और धर्म की आड़ में और पाखंड की आड़ में और बहकाने की आड़ में, जुमले की आड़ में इस देश की सत्ता पर कुछ लोग काबिज हैं। लेकिन कब तक रहेंगे वो आपको दिख जाएगा। वो जल्दी ही हटेंगे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख बन सकती है। जनता ने सोचा कि एक ऐसे नेता को हम बना रहे हैं कि जो हमारा लीडर है, बल्कि वो लीडर नहीं, डिक्टेटर निकला। उसने पूरा विपक्ष मुक्त सरकार चला रहा है, विपक्ष मुक्त संसद चला रहा है। वो नेता नहीं, वो लीडर नहीं, वो डिक्टेटर है। वो इस बात को भी जनता समझेगी और 2024 में जनता उन्हें हटाएगी। यही पूरी कोशिश है कि 2024 में ऐसे डिक्टेटर को, ऐसे मनुवादी व्यवस्था को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।